बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावेदार में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हर कार्यक्रम के अंदर हम 8वीं विधानसभा के किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को लेकर आते हैं जिसका दावा आपकी जनता की अदालत में पेश किया जाता है और दावा इतना मजबूत होता है कि आपको खुद लगने लगता है कि जिस दावेदार को लेकर आए वाकई विधायक तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रत्याशी तो ऐसा ही होना चाहिए। आज ऐसे ही एक सशक्त दावेदार को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हूँ। आप हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत। छात्र राजनीति से आप इनको देखते रहे और आपने एक लंबी पारी खेली है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई सबसे सशक्त युवा चेहरा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सुरेंद्र सिंह शेखावत है। प्रारंभ से कॉलेज टाइम से लेकर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी भूमिका दर्ज करवाई। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो उत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे वो अजमेर के किसी भी जिले का क्षेत्र हो, जहां सुरेंद्र सिंह शेखावत का नाम जाना पहचाना नहीं जाता हो, माना नहीं जाता हो, उनका दावा वाकई मजबूत होगा। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल में आए। मैं सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा और जनता भी जानना चाहे कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, आप अपने आप को पेश कैसे करना चाहेंगे? देखो, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं अपने आप को एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मानता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए 35 साल से कार्य करता आ रहा हूँ और जब मौका लगा तो मैं सभापति भी बना लगा परिषद का। और अब जब समय है, ये उचित समय है, इस वक्त मुझे विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए और इससे बढ़िया समय मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिस्थितियाँ देखी जा रही है उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से दावेदार जो भी आप के सामने आ रहे हैं, कोई 10 साल से राजनीति कर रहा है, कोई 5 साल से राजनीति कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकानों का व्यवसाय कर रहा है, कोई कुछ व्यवसाय कर रहा है, केवल उनको केवल चस्का लगा है, उनके कोहनी पे गुड़ लगा दिया लोगों ने और गुड़ लगने के बाद वो दावेदार बन बन के सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दावेदारों का कोई तुक नहीं है। इस तरह से मेंढक की तरह जब बरसात होती है, मेंढक टुटर टुटर करता है और एकदम से आ जाता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका दावा किसी प्रकार का पुख्ता दावा है। ये केवल अपना नाम चलाने के लिए आ रहे हैं कि हमारा नाम चलता रहे और हम दावेदार की लिस्ट में चलते रहें। तो चलिए सुरेंद्र जी, फिर अगर इतनी ही बात कर रहे हैं आप तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आपका दावा किस लिए मजबूत है? क्षमा करें सुरेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कॉलेज की राजनीति से लेकर, कॉलेज नहीं वरन स्कूल की राजनीति में, स्कूल से मैंने चुनाव लड़ना चालू किया। उस स्कूल से मेरे खून के अंदर राजनीति का खून भरा हुआ था और वहाँ से मैंने नेतृत्व करना सीखा और कॉलेज के अंदर मैंने किया। कॉलेज के बाद नगर परिषद में 3 बार मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ा, एक बार सभापति भी रहा और कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है जिस कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह शेखावत जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है नहीं गया हो। चाहे बाहर जाने का कार्यक्रम हो, प्रवास का कार्यक्रम हो, या मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई हो, किसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी हो, विधानसभा में जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मैंने कार्य किया है। कहीं भी मैंने कोताही नहीं बरती है और आज तक मैं बिल्कुल, जिसे बोलते हैं कि स्केल के अंदर देख लिया जाए, स्केल के अंदर फिट बैठता हूं। इसलिए निश्चित तौर पर मेरा दावा सबसे मजबूत दावा है। मैं दर्शकों को और आपको भी कहना चाहूँगा। आपका दावा निश्चित रूप से मजबूत है। ये तो मैं जब आप आए थे तब शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि आपका दावा शायद बाकी सब दावेदारों में सबसे ज़्यादा मजबूत है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अजमेर उत्तर से प्रत्याशी होना चाह रहे हैं, मसूदा से होना चाह रहे हैं, या क्या आपका विधानसभा क्षेत्र का है? दावेदारी कहाँ से कर रहे हैं? मेरी प्रायोरिटी जो थी वो प्रायोरिटी, क्योंकि मैं अजमेर में देखा भला पड़ा बड़ा हुआ हूँ। वैसे तो जिले की राजनीति भी मैंने पूरे की करी है। जब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ते थे तो पूरे जिले में हर कॉलेज में हम चुनाव लड़ाया करते थे। तो ऐसा कोई भी अजमेर जिले का शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं लड़ा हो। हर जगह चुनाव लड़ा, हर जगह जीते हैं। इसलिए मेरी जो दावेदारी है वो निश्चित तौर पर अजमेर की है, क्योंकि अजमेर में मैं रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पला पूसा हूँ। उत्तर दक्षिण पूरे क्षेत्र को मैं जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मसूदा तो इसलिए कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि राजपूत एक चेहरा उतारेंगे तो हो सकता है कि मसूदा उतारें, तो इसलिए अगर ऐसा होता तो इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मसूदा भी मैं प्रयास करूं। लेकिन मेरी जो दावेदारी है अजमेर उत्तर से, जो मेरी खुद की इच्छा है, अंतरात्मा से मेरी इच्छा है, अजमेर उत्तर से मुझे चुनाव लड़ना है। और अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ना ही नहीं,
आठों विधानसभा से सबसे अधिक मतों से मुझे जीतना है, ये मैंने प्रण लिया है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो आठों विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर कोई जीतेगा तो सुरेंद्र सिंह शेखावत जीतेगा। बहुत अच्छे सुरेंद्र जी, आपके इस दावे को मैं महसूस भी कर रहा हूं, और ये दावा आज का नहीं है, ये मेरा दावा तब का है जब मैं ये कहा करता था कि अगर सुरेंद्र सिंह शेखावत पार्टी से इलेक्शन न लड़े और निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ ले तो शायद सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। इतनी अच्छी आपकी लोगों में पकड़ है, आपकी छवि है, ईमानदार नेता की छवि है, मजबूत नेता की छवि है, प्रखर और मुखर नेता की छवि है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप ये महसूस नहीं करते कि जहाँ जिस इलाके से आप दावेदारी कर रहे हैं उसमें एक पहले से ही छोटे छोटे द्वार हमारे और हाथी हैं यार हमारे, तो उस तरफ जब हाथी की सवारी हो रही हो और एक तरफ आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें दावेदारी करने का सबको अधिकार है, दावेदारी कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देवनानी जी, आप हाथी बोल रहे हैं, लेकिन मैं सीधा नाम बोल रहा हूँ। देवनानी जी हमारे आदरणीय हैं और वरिष्ठ हैं, निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी अपनी जगह है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लेकर आई थी और उन्हें चुनाव लड़ाया था, और भारतीय जनता पार्टी अब तय करेगी कि उनको कहाँ किस अच्छे स्थान पर लेकर जाना है, जहाँ पर उनका उपयोग होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ पर लेकर जाएगी और वहाँ उनका उपयोग लेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हाथी एक चींटी जो होती है वो चींटी हाथी को पस्त कर देती है, तो इसलिए हाथी और हाथी के साथ साथी भी होता है, तो हम उस साथी में से हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी झेलने को तैयार हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हैं, हर चीज में रमे हुए हैं और हर चुनाव को लड़ने का अंदाज है, हर कैसे चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि मैंने जो पार्षद का चुनाव लड़ा, मैंने केवल एक क्षेत्र से नहीं लड़ा, विभिन्न क्षेत्रों से लड़ा। और विभिन्न क्षेत्रों का मतलब कि मैं ऐसे ऐसे क्षेत्रों से मुझे चुनाव लड़ा मैं जहां से मुस्लिम मतदाता ज़्यादा थे। और मैं आज दावे से आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, अगर अजमेर उत्तर से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो 40 से 50% मत मैं मुस्लिम समुदाय के भी लूंगा, ये आपके चैनल से दावा करता हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दावा है। और आपकी जो है एक बात मैं आपसे सुरेंद्र जी बिल्कुल व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा, हालांकि सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत है मेरी, कि देवनानी जी का क्या होना चाहिए? देवनानी जी को मतलब क्या करना चाहिए? राज्यपाल बना देना चाहिए या कहीं उनके अनुभवों के लेकर उनको संगठन के अंदर कहीं महत्वपूर्ण पद दे देना चाहिए? क्या उनके अनुभवों का लाभ किस तरह से उठाया जाना चाहिए? देखो, उनको अनुभव तो बहुत हैं, क्योंकि 20 साल से उन्होंने राजनीति करी है और पहले वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी राजनीति करते थे। तो देवनानी जी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है या राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके लिए सोचने का विषय है कि उनको किस जगह पर, कहां पर उनका काम में कहां पर लिया जाए उनको, और किस प्रकार से उनको उचित स्थान पर जगह दी जाए। निश्चित तौर पर अगर देवनानी जी का टिकट कटने वाली बात इसमें नहीं है। देवनानी जी का उनको उपयोग लेना था भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए वो लेकर आए थे। अब उनको उपयोग और कहीं देवनानी जी का लेना है, कुछ जिस स्थान पर ले जाकर लेना है वो तय करना तो प्रदेश का और केंद्र नेतृत्व का सोच है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे राज्यपाल बनाए चाहे और कहीं भी उनको उस विधायक के पद से और ऊपर लेकर जाए। अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं है देवनानी जी को कि वो और उन्नति करे, तरक्की करे, प्रगति करे, यही हम आशा करते हैं। आप तो चाह रहे हैं, नेतृत्व भी चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि वो खुद ये चाह रहे हैं कि वो कहीं राज्यपाल बन जाए? वो तो वापस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अगले 5 सालों के लिए बिल्कुल पुख्ता उनकी तो ऐसी मजबूती है कि आप लोग तो सिर्फ टिकट मांग रहे हो, वो तो इस मान के चल रहे हैं कि टिकट हमें मिल गई है और टिकट मिलने के बाद उन्होंने तो काम ही शुरू कर दिया है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या ये सोचते हैं कि मतलब उनको टिकट नहीं मिलेगा और आपको टिकट दे दिया जाएगा, युवा पीढ़ी को टिकट दे दिया जाएगा और 76 साल का एक आदमी टिकट नहीं ले पाएगा? तो क्या ये सोचते हैं कि आप अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखो, राजनीति में जो भी आया है ना, उसके वो केवल घूमने फिरने और मस्ती करने के लिए नहीं आया है, उसको भी महत्वाकांक्षा होती है, उसकी भी इच्छा होती है। और देवनानी जी जैसा कि आपने बताया 76 वर्ष के हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर वो राजनीति करते आ रहे हैं और विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अभी उनका टर्म चल रहा है, तो उस टर्म में उनको काम तो करना ही पड़ेगा, एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। हम भी एक्टिव है, हम भी उत्तर विधानसभा के अंदर वार्डों में जा रहे हैं, समितियों से मिल रहे हैं, जो जितनी भी कॉलोनी की समिति होती है,
जिसे अपन बोलते हैं विकास समितियों से हम जाकर मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिनका वोट बैंक है उनसे मिल रहे हैं, युवा टोली से मिल रहे हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया था मेंबरशिप का, उस मेंबरशिप के अंदर हम जितने भी उत्तर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े जो भी सेंटर चलते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहां पर जाकर उनको मेंबर बनाया। और आज भी मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि युवाओं के साथ आज भी मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरे को कॉलेज से निकले हुए कम से कम 89-90 के अंदर 92 के अंदर मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। उसके बाद आज लगभग 29 साल हो गए हैं, लेकिन 29 साल से ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस वर्ष में मैं कॉलेज के अंदर किसी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर नहीं गया हूं। निश्चित तौर पर हर साल मैं जाता हूं और छात्रों से आज भी वही लगाव है। मेरी बेटी और मेरा बेटा, उनके उम्र के जो बच्चे अभी इस वक्त हैं, क्योंकि मेरे बेटा 25 साल का हो गया है, बेटी की शादी हो गई, बेटी की उम्र भी हो गई है, लेकिन आज भी बच्चे जो पहले मुझे बोलते थे, जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो दादा बोलते थे। आज मेरी बेटा और बेटी की उम्र के लोग भी बच्चे मुझे दादा ही बोलते हैं और आज भी मुझे वो जवान रख के बना के चलते हैं। और निश्चित तौर पर उन्होंने जिस प्रकार से मुझे जो जज्बा दिया है, मुझे जो पहचान दी है, और मेरे पीछे जो खड़ा हुआ है वो यूथ खड़ा हुआ है, और यूथ जिसके पीछे खड़ा है निश्चित तौर पर वो कहीं भी बात नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहूंगा सुरेंद्र जी। आप चलिए, आप ये बता दीजिएगा, देवनानी जी तो ठीक है, बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मैं उनकी वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप उनसे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं क्या? निश्चित तौर पर कोई पहलवान नहीं है। आप ये सोचे कि आप मजबूती किसी को बता दें कि देवनानी जी बहुत मजबूत, तो किस हिसाब से आप बोल सकते हैं? राजनीति हिसाब से बोलना चाहते हैं या शरीर के हिसाब से बोलना चाहते हैं? हाँ, आपका कहने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से इतने साल की राजनीति करी है और प्रदेश में प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व में सब जगह उनका आना जाना लगा रहता है। वो स्थिति देखते हुए अपन सोच सकते हैं कि वो मजबूत है, लेकिन दावेदारी कितनी मजबूत है ये समय बताएगा, वक्त बताएगा। जब ये सर्वे होके जाएंगे, सर्वे रिपोर्ट जाएगी, ये सर्वे रिपोर्ट बताएगी, युवा बताएगा, महिला बताएगी और जनता बताएगी। जनता बताएगी। तो मैं इस कार्यक्रम को जितने लोग सुन रहे हैं वो उनको मैं बता दूं कि उन्होंने बड़े इशारे से बहुत मजबूती अपनी बता दी है। उन्होंने अपना इरादा बता दिया है कि कितने मजबूत इरादे के साथ वो दावेदारी कर रहे हैं। ये इस तरीके से दावेदारी नहीं है जो कोई आंधी से डर जाए। दिए की लड़ाई भली आंधी से हो, लेकिन आंधी को वो कमजोर मान के चल रहे हैं। वो समझ रहे दिए कि आग मैं जलूंगा तो आंधियों के सामने भी जलूंगा। उनकी दावेदारी बहुत पुख्ता है। लेकिन एक सवाल उठता है सुरेंद्र जी कि मैं 8 विधानसभाओं का पूरा दौरा कर चुका हूँ और उनके बारे में लिख भी रहा हूँ। लंबे समय से पत्रकारिता का मेरा अपना मूल्यांकन है। तो कितने राजपूत 8 विधानसभा के लिए बीजेपी से भी टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस से भी टिकट मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पूरी फहरिस्त तैयार करूँ तो 20 से ज़्यादा लोग हैं मेरी लिस्ट के अंदर जो राजपूत है और वोट मांग रहे हैं, है ना, वो दावेदारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 1 या 2 राजपूत आ सकते हैं। आप अपने आप को कहाँ फिट कर रहे हैं? देखो, देखा जाए तो अजमेर जिले के अंदर 2 राजपूत को ये सेट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 राजपूत को सेट करती है। जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो का चुनाव जब होता है, तो लोकसभा के अंदर जितने टिकट राजपूत समुदाय को दिए जाने चाहिए उतने नहीं देते हैं। पिछली बार भी इसमें तर्क वितर्क हुआ था और उसमें जमकर मेरी खुद की भी बहस हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस बार लोकसभा में जब 1 से 2 टिकट बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी इस बार टिकट बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अजमेर से 2 टिकट देना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजपूत को 2 टिकट भी दे सकती है और अजमेर जिले से 2 राजपूत विधायक बन सकते हैं। 2 राजपूत कौन कौन से क्षेत्र मानते हैं? मैं निश्चित तौर पर मानता हूं, एक तो ब्यावर क्षेत्र है जहां पर मजबूती से वहां से इंदर सिंह जी बागावास जो दावेदारी कर रहे हैं, और दूसरा क्षेत्र अजमेर उत्तर है। और अगर मसूदा को माना जाता है तो मेरे को अगर मसूदा लेकर जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने तो तय कर लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लूंगा और लेकर चुनाव लड़ूंगा। मुझे इस बार जनता की सेवा करनी है, चाहे विधानसभा में जाकर करूं चाहे लोकसभा में जाकर करूं, लेकिन मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और जनता की सेवा करूंगा, जनता की आवाज उठाऊंगा। जो लोग अपनी आवाज नहीं बोल पाते, लोगों को दबते स्वर में चुप हो जाते हैं, उन सब की आवाज बनकर, और मैं भले ही लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर मैं उठाऊंगा। और रही आपने जो बताया कि राजपूत और कहां हो सकते हैं, केकड़ी भी एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर राजपूत का बाहुल्य है, वहां भी
केकड़ी में भी राजपूत को दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वहां पर ब्राह्मण का वाद चलता है तो ब्राह्मण को ही वहां से टिकट दिया जाएगा। तो राजपूत अगर दिए गए तो ब्यावर और अजमेर उत्तर से निश्चित तौर पर ये 2 सीट राजपूत को दी जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जो सर्वेक्षण और जो बात कह रहे हैं आप, उसी बात की मैं तस्दीक करता हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि ब्यावर और अजमेर उत्तर जो है वो बहुत मजबूत राजपूतों के लिए सीट हो सकती है। लेकिन आपका राजपूतों का यहाँ आना, जैसे आप यहाँ आते हैं, और मैंने तो आपको पहले भी कहा कि आप अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो आप जीत जाएंगे, पर आप पार्टी से क्योंकि बंधे हुए हैं इसलिए आपको टिकट मांगनी पड़ रही है, वरना आपको, आप जैसे युवक नेता को टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं है, किसी पार्टी से टिकट मांगने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा ही पोस्टर है ना, आपका चेहरा पोस्टर, आप जहाँ जाते हैं आपको जितने लोग देवनानी जी को पहचानते हैं उससे ज़्यादा लोग आपको भी पहचानते हैं। आपको हो सकता है कि देवनानी जी को सिर्फ शहर में पहचानते हो, आप गाँव में चले जाए, गाँव के स्कूल का बच्चा आपको कह देगा ये तो सुरेंद्र जी शेखावत है, इतनी आपकी पॉपुलरिटी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका अजमेर के सर्वांगीण विकास के लिए एजेंडा क्या रहेगा? देखो, मैंने तय किया है कि सबसे पहले अजमेर के अंदर जो पानी की समस्या है उस पानी की समस्या का निराकरण करूंगा, चाहे मुझे स्टोरेज टैंक बनवाने पड़े अजमेर के अंदर। जिस प्रकार से पानी जो बिशलपुर की योजना थी वो सिर्फ अजमेर के लिए थी, और अजमेर के बाद उस योजना को अलग अलग जिलों में उस पानी को पहुंचा दिया, उसके बावजूद भी अजमेर को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन में पानी नहीं मिलता। मैं सबसे पहले ये करूंगा कि इसकी खामियां क्या उसको ढूंढूंगा कि रोज पानी क्यों नहीं दे सकते। मेरा पहला एजेंडा रहेगा 24 घंटे में अजमेर को एक वक्त तो पानी दिलवाऊंगा, और चाहे उसके लिए मुझे स्टोरेज वाटर टैंक बड़े बड़े बनाने पड़े, उनके माध्यम से पानी देना पड़े, वो काम जब सांवरलाल जी जाट जब जलदाय मंत्री थे उस टाइम मेरी उनसे बात भी हुई थी, उसके बाद किरण महेश्वरी जी से भी बात हुई थी, दोनों से इस बारे में मेरी बात हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य था कि सरकार हमारी चली गई, नहीं तो अजमेर के लोग प्यासे नहीं मरते। उस चीज के लिए मैं लगा हुआ था, जुटा हुआ था। सबसे पहला मेरा प्रयास पानी का रहेगा। दूसरा सीवरेज का, जो हाल सीवरेज का कर रखा है, पानी की निकास नहीं है। और रही बात अनासागर की, अनासागर का जो हाल किया है, जो अनासागर जिस प्रकार से खिलता हुआ फूलता हुआ दिखता था, उस अनासागर को इन्होंने उसके सीने पर तलवार घोंप दी। उस अनासागर को छोटा सा एक झील, जो बड़ी झील हुआ करती थी, उसको छोटा सा टैंक डुबा कर दिया। मतलब उसमें चारों तरफ मिट्टियां डाल डाल के पाथवे बना दिए। और तो और वो 7 वंडर जो गुलामी की निशानी हमको बताता है कि गुलाम थे हम किसी जमाने में, उसको याद दिलाता है। 7 वंडर बना दिए। अगर उनको बनाने ही थे तो कोई दूसरी जगह जाकर बनाते और वहां भी बना दें। तो हमारे क्या ऐसे, हमारे हिंदुस्तान में इस प्रकार के महान पुरुष नहीं है जिनको हम वहां उनके स्टैचू लगाते। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी और भावुकतापूर्ण बातें कर रहे हैं और बिल्कुल जनता के दर्द से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। वो झील की उस आत्मा की से बात कर रहे हैं, झील का उसकी आत्मा की वकालत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 बातें, पानी वसुंधरा के कार्यकाल के अंदर गया और देवनानी जी यहाँ विधायक थे, उनके लिखित में यहाँ के लिए जो बनी थी योजना, जो मोटवानी जी ने यहाँ के लिए पानी के लिए बनाया था, वो योजना टोंक में भी चलेगी, जयपुर में भी चलेगी उनके टाइम में, और हमारा नेतृत्व दिखता रह गया। एक बात। दूसरी बात है कि जिस समय आनंद सागर की बर्बादी हो रही थी, उस समय विधायक, मेयर, यहाँ का सारा, दोनों विधायक यहाँ थे, सारा सब कुछ बीजेपी का था। उनकी आंखों के सामने वो चश्मदीद गवाह रहे, बल्कि उन्होंने इस बर्बादी को अपनी उपलब्धि बताया। आपने देखा कि उन्होंने अपने उसके ब्रोशर के अंदर लिख रखा है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसके अंदर, इसमें ड्राइंग जो थी, जिस ड्राइंग को इन्होंने स्मार्ट सिटी ने इन विधायकों को दिखाया, वहाँ मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ। जब विधायकों को ड्राइंग दिखाई थी वो ड्राइंग अलग थी, और जब ड्राइंग बनाई गई वो जिगजैग चौपाटी उसमें कतई नहीं थी। और जिगजैग चौपाटी जो बनाई गई वो इन्होंने अपनी मनमर्जी से करी, और दोनों विधायकों को इन्होंने मीटिंग में नहीं बुलाते थे, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रखा था। अपनी मनमर्जी से चांदी कूटने का काम ये अधिकारी करते थे, और इन्होंने जमकर चांदी कूटी। जो इनकी इच्छा हुई, जितने खातेदारों को फायदा देना था उन खातेदारों को फायदा दिया, और इस प्रकार की चौपाटी बनाई है कि अगर बरसात एक दिन कंटिन्यू बरसात हो जाएगी तो ये चौपाटी हटाने, एनजीटी ने जो आदेश दिया है कि इस चौपाटी को हटाने का, वो अपने आप स्वतः ही सुरेंद्र जी चौपाटी हट जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिर मेरा आपसे वही सवाल है, कि अगर आप विधायक होते, देवनानी जी के साथ आप विधायक होते और ये सारा सब कुछ हो रहा था, आप क्या करते? नहीं, मैं लड़ता, भिड़ता और जाकर उनसे बात करता। क्यों नहीं मीटिंग बुलाते? नहीं बुलाते हमें दिखाओ। और जब गलत चौपाटी बन रही थी उस वक्त निरीक्षण करना चाहिए था, इन लोगों को जाना चाहिए था वहां पर
कि झिकझिक चौपाटी कैसे बन रही है। वहां के पार्षद को ध्यान रखना चाहिए था। जी बिल्कुल। जब पार्षद है वहां का, जो आपका खुद का भारतीय जनता पार्टी का, उस पार्षद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी थी। उस पार्षद को ध्यान रखना चाहिए था। पार्षद से नहीं संभलता तो अपने विधायक को बोले, और उसके बाद विधायक से नहीं संभलता तो विधायक को विधानसभा में जाकर बोलना चाहिए था। उसके पास कई रास्ते हैं। तो आपने अब आपने एक चीज़ और है सुरेंद्र जी, मैंने बहुत आपका एक इंटरव्यू सुना था, वो इंटरव्यू मेरे पास सुरक्षित भी है, जिसमें आपने कहा था कि अगर ये जितने भी 7 वंडर और ये पाथवे और ये अगर तोड़े नहीं गए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। निश्चित तौर पर इनको निश्चित तौर पर इस अन्ना सागर की मिट्टी तो निकालनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। कुछ भी हो, सुरेंद्र सिंह शेखावत, अगर मेरी जान भी मुझे देनी पड़े, जान भी कुर्बान करनी पड़े, तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। राजनीति तो बहुत दूर की बात है सुरेंद्र जी भाई साहब, मैं इस अन्ना सागर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। जब एनजीटी में दावा किया था, केस किया, तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैंने 5 लाख रुपए वकील को पैसे देके किया था। और उसके बाद इन लोगों ने जो बदमाशी करी, यहां पर जो एनजीटी की टीम आई, उस टीम को हमसे मिलने तक नहीं दिया गया। उनको आलीशान होटल में खाना खिलाया गया, आलीशान होटल में खाना खिलाकर, और वहीं पे ही एक नौका ली, उसमें उनको नौका विहार कराकर दिखाकर, जिस प्रकार से टूरिस्ट आता है उस तरह से उनको घुमाकर और बैठकर बंद कमरे के अंदर जो रिपोर्ट लिखवानी थी उस रिपोर्ट को लिखवाई और उनके साथ में भेज दी। और उसके बाद में यहाँ का जो नेतृत्व था वो भी तो देखता ही रहा ना। नेतृत्व को पता ही नहीं, हम जब मुझे ही पता नहीं, नेतृत्व को पता नहीं। इससे ज्यादा नपुंसकता क्या हो सकती है अजमेर की राजनीति की, कि अजमेर के राजनेता इतने हुए हैं कि उनको मतलब इतना हेय और निम्न श्रेणी का समझ लिया जाता है कि उनको बुलाया नहीं जाता। अगर आप होते तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होता, और अच्छा हुआ या हुसैन अमना हुए। अगर आप होते तो शायद ये राजनीति दूसरी होती। आज अन्ना सागर जिस तरीके से टूट रहा है वो नहीं मतलब जो होता वो नहीं हो पाता। जो बर्बादी उसने देखी अन्ना सागर की, आप और मैं तो एक ही नाव में बैठ कर इस बर्बादी को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं। हमने आवाज़ उठाई है, हमेशा हर मुद्दे पर आवाज़ उठाई है। 4 साल से मैं, आप, अशोक मलिक, ये सारे लोग मिलकर ये कर ही रहे हैं ना किसी तरीके से अन्ना सागर को बचाया जाए। तो सबसे बढ़िया बात है कि आपने ये कहा कि पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, निकासी का मुद्दा, अन्ना सागर की बर्बादी का मुद्दा, इस सारे मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं और जनता के बीच जाकर आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एक बात तो ये आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो, और देवनानी जी को मिल गई, तो आपका सहयोग किस लेवल पर होगा, कैसे करेंगे? या आप अपनी बात को कहने के लिए आपको लग गया कि ये ऐसा नहीं होगा और ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा? अगर पार्टी को लगता है कि देवनानी जी को और कहीं पे वो काम नहीं दे सकते, उनको किसी जगह नहीं ले जा सकते, और भारतीय जनता पार्टी में ही विधानसभा का ही टिकट देना है, अगर पार्टी देती है तो उस निर्णय का मैं विरोध तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। अगर देवनानी जी को टिकट मिलेगा, निश्चित तौर पर मुझे भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार मुझे लोकसभा या विधानसभा का टिकट दिखा दें, एक बार मुझे दिला दें। मैं जनता से कहना चाहूंगा, वो अगर प्रार्थना करेगी तो उनकी प्रार्थना भी इतना दम है कि सुरेंद्र सिंह शेखावत अगर टिकट लेकर आया तो वो टिकट सुरेंद्र सिंह शेखावत का नहीं होगा, आम जनता का होगा, आम पब्लिक का होगा, आम युवा का होगा, आम महिलाओं का होगा, आम सभी साथियों का होगा। और चुनाव अगर जीतेगा, सुरेंद्र सिंह शेखावत नहीं जीतेगा, वो सारे जीतेंगे, और उसकी खुशी उन सबको होगी। मैं अकेला काम नहीं करूंगा, सब मिलकर काम करेंगे और इस शहर का विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बड़ी मजबूती के साथ दावा रखा। अभी तक आपने जितने भी दावेदार देखे, उसमें जो मजबूत दावेदार थे उनमें से सुरेंद्र सिंह शेखावत का दावा सबसे मजबूत है, और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो अगर इस जज्बे के साथ में आम आदमी से जुड़ा हुआ है तो आम आदमी भी उसी जज्बे के साथ उनसे जुड़ा हुआ है। आपको निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मेरा मानना है और जनता का मानना है, ये उन सब लोगों का मानना है जो अजमेर का हित जानते हैं या हित चाहते हैं। आपको टिकट मिले, और अगली बार जब आप इस कार्यक्रम में आएँ तो आप विधायक के रूप में हमारे बीच में मौजूद रहे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि सुरेंद्र सिंह जी शेखावत आए। आपको इनका दावा कैसा लगा, आप हमें बताएं, जानकारी दें। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज इतना ही। कल फिर किसी एक नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में मौजूद रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद।